नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है भारत में संघ राज्य संबंध। तो हम संघवाद पढ़ चुके हैं और हमारा अगला टॉपिक जो है संघ राज्य संबंध है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो साधारणतः 3 प्रकार के संबंध होते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अगर हम विधायी संबंधों को आज देखते हैं तो संविधान के भाग 11 के प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ एवं केंद्र के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को 2 श्रेणियों में विभक्त करता है: विस्तार की दृष्टि से विभाजन यानी अनुच्छेद 245 और विषय वस्तु की दृष्टि से विभाजन 1935 का अधिनियम। तो जब हम विस्तार की दृष्टि से विभाजन देखें तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, यानी संसद पूरे देश के लिए और देश के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है। लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल, जैसे राजस्थान का विधानमंडल देखें तो राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य यानी राजस्थान के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, लेकिन वो मुख्यतः राज्य विधानमंडल अपनी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकता। इसका विस्तार केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही राज्य की सीमाएं बढ़ाने पर हो सकता है। यहाँ पे हमें 2 अनुच्छेद देखने पड़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अनुच्छेद 246(4) और एक अनुच्छेद 245(1). अगर अनुच्छेद 246(4) के अनुसार देखें तो संसद को राज्य क्षेत्रीय विधान बनाने का भी अधिकार है, यानी संसद द्वारा निर्मित विधियां भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों और संपत्ति पर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भाग में स्थित भारत के नागरिकों एवं संपत्तियों पर भी लागू होगी। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी ज़मीन पर बैठा है तो उस पर भी भारत की विधियां उतनी ही लागू होंगी। संसद की ये राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। राज्य की कोई विधि शून्य हो जाएगी यदि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होता है। अगर राजस्थान की विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है तो उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। तो ये आपको ये थोड़ा समझना होगा। दूसरी बात, इसका एक अपवाद भी है। अनुच्छेद 245(1) को आप ध्यान रखिए, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 245(1) जो है वो अपवाद है। वो ये कहता है कि राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक सीमित है, किंतु राज्यों द्वारा बनाई गई विधि राज्य के क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकेगी। यदि कैसी स्थिति में हो सकेगी? यदि राज्य और उस विषय वस्तु में कोई संबंध हो जिसके ऊपर वो विधि लागू होती है, यानी अगर वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिससे कि वो राज्य के बाहर जाए तो भी उस पर वो कानून लागू हो सकता है अगर उसका आपस में कोई संबंध हो। दूसरा, अगर विधायी संबंध का हम टॉपिक देखें, उपशीर्षक देखें, तो वो है विषय वस्तु की दृष्टि से विभाजन। तो विषय वस्तु की दृष्टि से विधायी शक्ति का विभाजन देखें तो कनाडा के संविधान में की तरह ही हमने सबल केंद्र की व्यवस्था की है और उसी के अनुसार भारतीय संविधान ने केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की है। विषयों के वितरण के संबंध में संविधान ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के समान ही संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का 3 प्रकार से वितरण किया है। पहला, विधान के बीच संभावित विषयों को संविधान की अनुसूची 7 में 3 विधायी सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है भाई? संघ सूची ये होती है, संघ सूची में कौन से विषय होते हैं? संघ सूची में वो विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है? संसद को है। इस सूची में शामिल कौन कौन से विषय हैं? तो कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ। रक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अणुशक्ति है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है। ये सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 97 विषय हैं और ये विषय बदलते भी रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इस समय 97 विषय हैं, क्योंकि विषय जो है राष्ट्रीय महत्व के घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही राज्य सूची अगर देखें तो राज्य सूची में किन विषयों को शामिल किया है? राज्य सूची में वो विषय होंगे जो स्थानीय महत्व के होंगे और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य विधानमंडल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? लगभग 61 है। तो ये जो 61 विषय हैं, ये कौन कौन से? अगर कुछ विषयों का नमूना हम देखें तो लोक सेवा देखिए, पब्लिक सर्विसेज, कृषि, एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, नेचुरली पुलिस जो है स्टेट्स में काम करती है, तो लोक स्वास्थ्य,
स्थानीय शासन, जेल, न्याय प्रशासन, क्रय विक्रय और सिंचाई, ये कुछ विषय हैं। तो आप इन विषयों को ध्यान से देखें क्योंकि इनसे अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है सिंचाई कौन सी सूची का विषय है, तो ये ध्यान रखें। समवर्ती सूची कौन सी होती है? समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधान बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोध होता है, तो केंद्रीय विधि कौन सी होगी? अभिभावी होगी। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, जिनमें कौन कौन से हैं? दंड विधि, दंड प्रक्रिया, वन, समाचार पत्र, विवाह, विवाह विच्छेद आदि ये प्रमुख है। अच्छा, जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में मैंने आपको बताया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण ये विषय भी जोड़ा गया है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, भाई बताइए 42वें संविधान संशोधन में संघ सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है। इसी तरह से प्रविष्टि 2 में राज्य सूची से शिक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में समाविष्ट किया गया है। तो अब शिक्षा जो है वो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। तो शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जा सके, इसलिए 42वें संविधान संशोधन में इसे हटाया गया, बदल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। अच्छा, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? अनुच्छेद 248 के अनुसार जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में ही शामिल नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है? संसद को है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषयों पर टैक्सेशन के लिए, कर लगाने के लिए कानून बना सकती है। जो विषय उक्त तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं हो तो उस पर टैक्स लगा सकते हैं। कनाडा के संविधान ने भी भारत के संविधान की तरह अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी हैं? केंद्र को। तो हम देखते हैं कि केंद्र सबल है, तो कोई विशिष्ट विषय अवशिष्ट शक्ति के अधीन आता है या नहीं आता, इसका निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो न्यायालय ही बताएगा कि अगर तीनों सूचियों में प्रगणित विषयों की परिधि का निर्वचन हमेशा न्यायालय ने उदारता से किया है। तो अवशिष्ट शक्ति हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है केंद्र को प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में जो है ये विषय हमने देखा, विस्तार की दृष्टि से विभाजन और विषय वस्तु की दृष्टि से विभाजन। अच्छा, राज्य सूची जो के विषयों पर संसद को विधान बनाने का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि भाई राष्ट्रीय हित को देखते हुए संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हो जाती है। संसद द्वारा ये ऐसा निर्मित कानून जो है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है राज्यसभा फिर से अगले वर्ष फिर से प्रस्ताव पारित करे और संसद द्वारा पारित कानून के प्रवर्तन की अवधि को फिर 1 साल बढ़ा दे। तो राज्यसभा ने अब तक इस शक्ति का प्रयोग एक बार 1950 में किया है, जब संसद द्वारा व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित कानून बनाया गया था। इसी तरह से राज्यों की सहमति से विधेयक बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 252, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं कि वो राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून का निर्माण करे, तब राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को मिल जाता है। तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद कानून बना सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है, अच्छा, 2 बार राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद 2 बार राज्य विधानमंडलों ने राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है। एक बार 1953 में और एक बार 1955 में। तो 1953 में 5 राज्यों ने संपदा शुल्क पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को दिया। इसी तरह से 1955 में 8 राज्यों ने पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया था। तो दोनों बार 1953 और 1958 में संसद को अधिकार दिया जा चुका है। संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर पारित कानून में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। भाई वो कानून बन भी गया तो उसमें संशोधन का अधिकार किसको है? क्योंकि संसद ने कानून बनाया तो संशोधन का अधिकार भी किसको होगा? संसद को होगा। इसी तरह से देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय कानून बनाने की शक्ति किसके पास चली जाती है? संसद के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद।
किंतु संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची पर बनाए गए कानून आपातकाल की अवधि के समापन के 6 माह के बाद अपने आप ही अप्रवर्तनीय हो जाता है। ये आपने को ध्यान रखना होगा। इसी तरह से राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद की शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। अगर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संसद को राज्य सूची पर विधि निर्माण का या राज्य विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि संसद चाहे तो इस प्रकार राज्य विधानमंडल की प्राप्त शक्ति का प्रयोग का अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है तथा राष्ट्रपति कुछ शर्तों के साथ इसके प्रयोग का अधिकार अन्य प्राधिकारी को दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भी विधान निर्माण है। अनुच्छेद 253 के तहत अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय करारों पर जो है समझौते पर प्रभावी करने के लिए विधान निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के विधायी मामलों पर केंद्रीय नियंत्रण के अन्य उपाय भी हैं, बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं। जैसे संविधान में प्रावधान किया गया है कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई नए राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 3, तो पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। कोई विधेयक जो ऐसे करों को प्रभावित करता है जिससे 2 राज्यों के हित संबंधित हों तो ऐसे विधेयक भी किसके पास रखे जाएंगे? राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई विधेयक हो, अनुच्छेद 304, तो वो भी राष्ट्रपति के समक्ष पहले पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अपनी अनुमति दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए अपनी टिप्पणी सहित विधानमंडल को प्रेषित कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो केंद्र का जो नियंत्रण है विधान निर्माण के संबंध में वो अधिभावी है, राज्यों के ऊपर राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमने स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्र देश था, हमारा नवोद्भित स्वतंत्र देश था और हम अखंड भारत रखना चाहते थे और हम चाहते थे कि सहयोगी संघवाद के सिद्धांत के तहत केंद्र और राज्य जो है मिलजुल कर कार्य करें। तो इस प्रकार हमने विधायी संबंधों को देखा कि किस तरह से विधायी संबंध होते हैं और विधायी संबंध हमने ये भी देखा कि विस्तार की दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से तो विभाजित है ही। अवशेष शक्तियाँ हमने देखा केंद्र को प्राप्त है और राज्य सूची के विषय पर संसद को विधान बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 249, 252, 250 और 253 और 356 ये सब वो अनुच्छेद है जिसमें केंद्र जो है उसकी अधिमान्यता है राज्यों की तुलना में। तो आप विधायी संबंधों का अध्ययन करें और कल हम प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ें और इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इस पे अक्सर परीक्षा में इसके सवाल आते हैं, कंपटीशन में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक की अच्छे से स्टडी करके और जो है इसको तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।